अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटेग्रल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कर्नल की एक टाइप हमने पढ़ी थी सेपरेबल कर्नल। तो आज हम इस सेपरेबल कर्नल, अगर आपके पास जो गिवन जो फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन या कोई भी गिवन इंटेग्रल इक्वेशन है तो उसके अंदर जो कर्नल होगा हमारे पास वो सेपरेबल कर्नल होगा। और इस टाइप की इंटेग्रल इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है उसका एक जर्नल मेथड जो है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं जस्ट एक मेथड डिस्कस करूँगा, कंप्लीट वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हमने इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसका कर्नल सेपरेबल या डिजनरेट कर्नल हो। तो ठीक है, तो अब ये जो मेथड मैं अभी आपको बताने लगा हूँ यही सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स हमने एज इट इज़ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने हैं। लेकिन इधर हम क्योंकि जनरली बात कर रहे हैं तो इधर मैं एक जनरल इंटेग्रल इक्वेशन लूँगा और उसका मैं सोल्यूशन आपको फाइंड करके दिखाऊंगा और ये जनरल आपके पास एक फार्मूला टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यही सारे स्टेप्स जो है वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके ऊपर सेम अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैंने एक फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन लिखी। ठीक है, फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, हमें एक सेकंड काइंड की फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन चाहिए। अब फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ये हमारे पास कुछ इस तरह से थी। जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटू ए टू बी के ऑफ एस टी एंड जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये मैंने एक फ्रेडोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड लिखी। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इंटेग्रल इक्वेशन का। अब हमारे गिवन जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि इस इंटेग्रल इक्वेशन का जो कर्नल है के ऑफ एस टी ये सेपरेबल कर्नल है। तो सेपरेबल कर्नल की डेफिनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो काइंडली इसको आप प्रीवियस लेक्चर को पहले ज़रूर देखिएगा, फिर इस लेक्चर की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब क्योंकि हमारा कर्नल जो है वो सेपरेबल है तो चलिए मैं लिख देता हूँ इधर, सिंस कर्नल इज़ सेपरेबल। सो अब सेपरेबल कर्नल क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं के ऑफ एस टी। अब इधर क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इधर जो कर्नल भी डिफ़ाइन करूँगा वो जनरल वैल्यूज़ में ही डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, सेपरेबल कर्नल में हमने ये पढ़ा था कि अगर कर्नल आपका एस टी है तो जो सेपरेबल कर्नल होगा वो एस और टी की प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा और इसी तरह से इसमें फाइनाइट वैल्यूज़ का सम होगा। ठीक है, मीन्स कि एस और टी इन टर्म्स के अंदर सो मिक्सड अप नहीं होंगे कि आप इनको सेपरेट ना कर सकें। एस वाली टर्म की अलग और टी वाली टर्म की अलग से प्रोडक्ट होगी और ये फाइनाइट टर्म्स का सम होगा या ये सिंगल टर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेबल कर्नल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब ये जो हमने कर्नल इधर लिखा है सेपरेबल कर्नल, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो ये कर्नल की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, चलिए इधर मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ के ऑफ एस टी इन 1। ठीक है, अब ये कर्नल की वैल्यू जब हमने सिर्फ इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, के ऑफ एस टी की जगह पे, तो बाकी ये सारा इंटीग्रल हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा इंटू ए टू बी। अब इधर हमारा के ऑफ एस टी था तो के ऑफ एस टी की जगह पे जो मैंने कर्नल डिफ़ाइन किया है वो आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई ऑफ एस इंटू बी आई ऑफ टी
और इसके साथ जो इंटेग्रल में हमारी सेकंड वैल्यू थी जी ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जस्ट इसमें जो हमारी गिवन सेकंड काइंड की फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन थी उसमें मैंने सेपरेबल कर्नल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फर्दर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये क्लियर इधर से पता चल रहा है कि आप इस इंटेग्रल साइन में, क्योंकि हमारा इंटेग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये ए आई ऑफ एस वाली जो हमारी टर्म होगी इसको हम इधर एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ये आपके पास इस इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, जस्ट ये वाली टर्म, तो ये आपके पास एस वाली टर्म जस्ट आ जाएगी, तो बाकी ये रह जाएगा बी आई ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद फर्दर मैंने इस इंटेग्रल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ अननोन फंक्शंस, इंटेग्रल साइन में अननोन फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, ये टी वाला भी अननोन, बी आई ऑफ टी एंड जी, ये दोनों ही अननोन फंक्शंस हैं। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए मैंने इधर पुट कर लिया या टेक कर लिया, ये इस इंटेग्रल को मैंने इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए मैंने सपोज कर लिया सी आई इज़ इक्वल टू ए टू बी आई ऑफ टी एंड जी ऑफ टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो अच्छा, इसमें ये है कि मैंने इस इक्वेशन को जो कर्नल वाला था इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, क्योंकि ये जितनी भी इक्वेशंस हम इधर बनाएंगे ये सारी आपकी बैक टू बैक इसमें सब्स्टिट्यूशंस होनी हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जो इंटेग्रल वाली टर्म थी उसको मैंने सी आई का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको सी आई का नाम देने के बाद जब आप ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप इधर कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बन जाएगी। ठीक है, इसको जब सी आई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटू समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई ऑफ एस, और ये इस कंप्लीट इंटेग्रल को हमने सी आई का नाम दे दिया। ठीक है, इस सी आई इक्वेशन को मैंने 4 का नाम दिया, और ये आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वाली जो इक्वेशन आई इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। ठीक है, हम ये जस्ट मैंने इस इंटेग्रल को, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना था, तो उस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद आप जी ऑफ एस है ये हमारे पास, तो मैं इस जी ऑफ एस में जस्ट वेरिएबल को चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने एस की जगह पे टी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आप इसमें अगर एस की जगह पे टी रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब है कि जिस जिस जगह पे एस है आप उस जगह पे टी कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई ऑफ टी इंटू सी आई। ठीक है, ये मैंने जी ऑफ टी बनाया। अब ये जी ऑफ टी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे इस जी की जगह पे। ठीक है, ये जी ऑफ टी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे जितनी सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने जस्ट एस की जगह पे टी को, जिस जगह पे एस था हमारे पास उस जगह पे मैंने टी रिप्लेस किया। टी रिप्लेस करने के बाद ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन नंबर 6 जो जी ऑफ टी की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है जी ऑफ टी की जगह पे। तो आप ये वाली जी ऑफ टी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो जब आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी आई की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी ए टू बी आई ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि इंटेग्रल जो है इसको सेपरेट कर देना, बी आई ऑफ टी को इधर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो इंटेग्रल साइन है हमारा उस इंटेग्रल साइन को हमने सेपरेट करना है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसमें आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है, जब एस की जगह पे टी को रिप्लेस करना है ना, तो दोनों इक्वेशंस में थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए इसमें हमने आई लिया था, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, लेकिन जब आप एस की जगह पे टी को रिप्लेस करेंगे तो उसमें आपने थोड़ा सा ऐसे करना है कि वेरिएबल चेंज कर लेना। आई की जगह पे
के या कोई भी और यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैंने इधर आई की जगह पे के कर लिया, के इज इक्वल टू 1 to n ए के ऑफ टी एंड सी के, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए मैंने जस्ट इधर जो ये डमी वेरिएबल है आई जो है हमारे पास, उसको मैंने इधर चेंज कर लिया, ठीक है, जो सुफिक्स वेरिएबल है। तो अब हम जी ऑफ टी की वैल्यू सी आई में पुट करेंगे। तो जब आप इसको सी आई ये वाला इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें आप जी की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने सिंपल इस इंटेग्रल को सेपरेट कर दिया, बी आई ऑफ टी को एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और इंटेग्रल साइन जो है वो दोनों पे अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद अब ये वाली हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसके अंदर भी थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करूँगा। इसमें मैंने अगेन सब्स्टिट्यूशन की कि जो फर्स्ट इंटेग्रल है हमारा, इसको मैंने लेट कर लिया एफ आई के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा ए टू बी आई ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी डी टी। और ये जो हमारा सेकंड इंटेग्रल था ए टू बी आई और के वाला, ठीक है, बी आई ऑफ टी और ए के ऑफ टी, जो सेकंड इंटेग्रल है इसको मैंने सपोज कर लिया ए आई के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये टू सुफिक्स यूज़ हो रहे हैं, आई भी है के भी है, तो इसलिए मैंने इसको ए आई के का नाम दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए टू बी आई ऑफ टी एंड ए के ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस आप इसके अंदर करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। अब इक्वेशन नंबर 7 में जब आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये जो एफ आई वाली टर्म हमने सब्स्टिट्यूशन की है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। जो ए आई ऑफ के है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। अब हमने सिंपली ये करना है कि इक्वेशन नंबर 8 और 9 को इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं सी आई इज़ इक्वल टू एफ आई प्लस लैम्डा इंटू समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड सी के इंटू ए ऑफ आई के, ठीक है। तो ये मैंने फर्दर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की एफ आई और ए आई के की सब्स्टिट्यूट, जब आप ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको मैंने हमारे पास पहले इक्वेशन 9 तक चली गई थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इधर हमने एक डेफिनेशन यूज़ करनी है क्रोंकर डेल्टा की। तो होप्स हो कि सब लोग जानते हैं कि क्रोंकर डेल्टा क्या होता है, तो उसको हमने इसके अंदर यूज़ करना है। द क्रोंकर डेल्टा इज़, हम क्रोंकर डेल्टा को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ इधर थोड़ा सा। क्रोंकर डेल्टा इज़ डिफाइंड एज डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू 0। हमें पता है कि क्रोंकर डेल्टा की वैल्यू 0 कब आएगी, जब आई, चले इधर क्योंकि हमारा सुफिक्स आई और के यूज़ हो रहे हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जे की जगह पे आई और के ले लेता हूँ, ठीक है। हम क्रोंकर डेल्टा को आई के लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये 0 आएगा इफ़ आई इज़ इक्वल टू के, एंड इसकी वैल्यू 1 आएगी व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्रोंकर डेल्टा की डेफिनेशन है, जिसका आप सबको पता है कि ये डेल्टा आई के हमारा 0 होगा अगर आई और के इक्वल हैं, और इसकी वैल्यू अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर ये 0 वैल्यू देता है, और अगर आई और के इक्वल होंगे तो फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अगर आई और के ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो फिर इसका वैल्यू 0 आएगी, अगर आई और के इक्वल हैं तो फिर ये क्रोंकर डेल्टा हमारा 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन इधर हमने यूज़ करनी है क्रोंकर डेल्टा की, कि आपके पास ये आप लोगों ने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में ये वाले फार्मूलाज क्रोंकर डेल्टा से रिलेटेड पढ़े होंगे। तो ये एक फार्मूला है डेल्टा आई के इंटू सी के, ठीक है। तो इसमें आई और ये जो डमी वेरिएबल्स हैं आई और के, अगर डेल्टा के साथ कोई वेरिएबल सी के आ जाए
तो इसमें ये के जो है ये एलिमिनेट हो जाता है और आई जो है वो सी पे शिफ्ट हो जाता है, सी आई, ठीक है। ये क्रॉन्कर ये वेक्टर टेंसर एनालिसिस का बेसिकली ये हमारे पास एक फार्मूला है जो क्रॉन्कर डेल्टा में हमने यूज़ करना है। तो ये जस्ट आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये फार्मूला है डेल्टा आई के सी के, ये इक्वल होता है, इसमें जो सेम डमी वेरिएबल होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और आई जो है हमारे पास वो सी पे आ जाता है। तो ये सी आई कुछ इस फॉर्म में ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 11 बोला। अब आपने ये जो हमारे पास इधर देखें सी आई मौजूद है, इधर सी आई की जगह पे अब हम के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आई के और सी के को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल इस सी आई की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो इधर हम जस्ट लिख देते हैं इक्वेशन 10 बिकम्स, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 10 जो है हमारे पास ये वाली, इसमें सी आई की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा के इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा आई के इंटू सी के इज़ इक्वल टू एफ आई प्लस लेमडा, और ये आ जाएगा समेशन के इज़ इक्वल टू 1 to n सी के एंड ए आई के, ठीक है। मैंने जस्ट इस सी आई की जगह पे ये वाला समेशन जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया, और इस समेशन को सब्सटीट्यूट करने के बाद अब हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। आप जो समेशन वाली दोनों टर्म्स जो हैं उनको एक साइड पे ले जाएं, ठीक है। समेशन वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे लेके उनमें से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको हम कॉमन लेंगे। अब हमने समेशन वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने सिंपली यही कर दिया कि जो समेशन वाली दोनों टर्म्स थी वो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आया और राइट साइड पे हमारी जस्ट एफ आई वाली टर्म रह गई, ठीक है। तो समेशन वाली दोनों टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे ला के इनमें से मैंने कुछ चीज़ें कॉमन आई वो निकाली, जैसा कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to n दोनों में से कॉमन आ रहा है और सी के कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब आप ये दोनों कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब आप इस समेशन को ओपन करें के इज इक्वल टू 1 to n, और इसमें जो हमारा आई है ये भी वेरी कर रहा है 1 to n, ठीक है। अब हमने इस समेशन को ओपन करना है, मीन्स के को भी ओपन करना है और आई को भी। तो जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे के की जगह पे 1 to n पुट करेंगे और आई रेज फ्रॉम 1 to n पुट करेंगे तो फिर ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगे। अब ये क्योंकि क्रॉन्कर डेल्टा है तो इसमें पता है कि जब आप आई इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये डेल्टा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमें पता है कि आई और के सेम वैल्यू होगी तो ये 1 आंसर देगा, अगर डिफरेंट वैल्यू होगी तो ये 0 आंसर देगा। तो अब फर्दर जितने भी टर्म्स हैं बाकी सारी टर्म्स में ये डेल्टा आई के जो है वो 0 हो जाएगा, जस्ट फर्स्ट टर्म में ये डेल्टा आई के जो है वो 1 रहेगा। तो इसीलिए पहली टर्म में 1 आ जाएगा, बाकी सारी में ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी जब आप सेकंड रो पे आएंगे डेल्टा इसकी जगह पे आई की जगह पे 2 पुट करेंगे, के की जगह पे 1, तो ये 2 1 सेकंड टर्म पे जब आएंगे तो ये डेल्टा 2 2 बन जाएगा। तो इसीलिए इसका भी इधर 1 आ जाएगा और बाकी सारी टर्म्स में 0 आ जाएगा, और इसी तरह से हम इसको प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद हम इसको, अब ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं कुछ, ठीक है। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में हमने बताना है कि अगर तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये यूनिक सॉल्यूशन कब देंगी, या ये हमारे पास जो डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके कब आएंगे, ठीक है। तो हम इसका ये कह लेते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा दिया, वो इस तरह से आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ गई, ठीक है। इसको आप अगर ओपन कर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसी तरह से रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 12 है ये हमें इन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, और ये यूनिक सोल्यूशन हमें कब देगी, ये वाली इक्वेशन हमें यूनिक सोल्यूशन उस वक्त देगी अगर इधर जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है C1 C2 Cn का जो कोएफिशिएंट्स हैं आप उनका मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो फिर जो हमारे पास गिवन या इक्वेशन नंबर 12 जो है उसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, ठीक है। चलिए मैं ये इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन इसका फाइंड द सिस्टम 12 जो हमारे पास था
इसका यूनिक सोल्यूशन उस वक्त आएगा, ये सिस्टम 12 है हमारे पास, इसका यूनिक सोल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर इसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, सी के है ना, तो सी के का जो कोएफिशिएंट है वो ये है, तो इसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो तब हमारे पास ये सिस्टम 12 जो है इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या अगर आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें जो C1 का C1 C2 Cn के जितने भी ये कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स होगा अगर आपका वो नॉन सिंगुलर होगा तो तब हमारा गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। अब इसके बाद हमारा टारगेट यही है कि हमने ये जितने C1 C2 कॉन्स्टेंट्स हमारे जितने भी इधर इन्वॉल्व हैं हमने इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। C1 C2 Cn अप टू सो ऑन, ये सारे Ci जो है हमारे पास हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Ci की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने इधर बनाई थी Ci जो सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन नंबर 5, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है ये Ci, हमने जस्ट इस Ci की जगह पे वो जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब की वैल्यू फाइंड करके इस Ci की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और जब आप इस Ci की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब आप लोग जो इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने यही कहा है कि जो सिस्टम 12 है हमारा उसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है अगर वो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये मैंने ज़रा इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है, या आप इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो सिस्टम जो है वो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास C1 C2 ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हमने Ci लिए थे C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, इन सब की यूनिक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और आप उन सब की यूनिक वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास, आप इस इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास एक और केस भी बनेगा कि अगर आपके पास ये सिस्टम जो है अगर ये सिंगुलर आ जाए, ठीक है, अगर सिस्टम हमारा सिंगुलर आ जाए तो देन हमारे पास ये जो λ1 λ2 फिर आपके पास Ci की वैल्यूज़ नहीं फाइंड हो सकेंगी, या उसकी वैल्यू जो है वो फिर यूनिक नहीं रहेंगी, ठीक है। तो तब फिर हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड होंगी, तो फिर हम वो लैम्डा की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उन सारी वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमने ये लिखा है ना कि डी लैम्डा अगर ये नॉन सिंगुलर, तो एक्चुअली जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे ना तो ये पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी n डिग्री की, और ये लैम्डा की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये पोलिनोमियल होगी, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो अब अगर ये डी लैम्डा हमारे पास या ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो फिर हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जितना भी लैम्डाज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को लैम्डा की इन वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा सिस्टम सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, फिर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलें ये भी मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपके पास डी लैम्डा 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर हमने क्योंकि इधर बोला था कि ये वाला जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n होंगे, तब n ऑर्डर की या n डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उधर से हमारे पास n रूट्स आएंगे। तो वो वाले जो n रूट्स हमारे पास आएंगे उन n रूट्स को मैंने कुछ इस तरह से नेम दे दिया, λ1 λ2 एंड सो ऑन λn का, ठीक है। तो ये वाले जो n रूट्स आपके पास आ जाएंगे इन n रूट्स को हम आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली n रूट जो है ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग जितने भी कांस्टेंट्स हैं Ci उनकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके वो ऑल कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ को फाइंड करके आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वाला हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड जो है वो इधर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और हमारे पास डेफिनेशन है रिजॉल्वेंट कर्नल की, ठीक है। चलें, वीडियो आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो जो रिजॉल्वेंट कर्नल है उसकी डेफिनेशन जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है।
रिजॉल्वेंट, इसके बाद हम रिजॉल्वेंट कर्नल की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, और फिर मैं ये जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया है इसी मेथड की मैं कुछ एग्जांपल जो हैं वो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसी मेथड के ज़रिए मैं कुछ इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, उनका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ, और ये वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बना के वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।